नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फ्रांस में प्रशासकीय कानून की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। प्रशासकीय कानून एक ऐसी व्यवस्था है जिसे राजनीति के क्षेत्र में फ्रांस के साथ अटैच किया जाता है, फ्रांस के साथ जोड़ा जाता है। संविधानों की दुनिया में फ्रांस का जो अवदान है शेष विश्व को, वो हम प्रशासकीय कानून के रूप में उसकी गणना कर सकते हैं। जिस प्रकार इंग्लैंड विधि के शासन के लिए विख्यात है, उसी तरह फ्रांस अपने प्रशासकीय कानून या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की व्यवस्था के लिए विख्यात है। यूरोप में फ्रांस का अनुकरण करते हुए आज बहुत सारे देशों ने फ्रांस की इस प्रशासकीय कानून की व्यवस्था का अपने यहाँ भी उसको इंपोर्ट करके और उसको लागू कर दिया है। फ्रांस का यह जो प्रशासकीय कानून है, सबसे पहले हम इसके अर्थ और परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। प्रशासकीय कानून होता क्या है? प्रशासकीय कानून को दो प्रकार से समझा जा सकता है, इसका व्यापक अर्थ और इसका संकुचित अर्थ। अपने व्यापक अर्थ में प्रशासकीय कानून का क्षेत्र विस्तृत है और यह शासन के सभी अंगों के प्रशासन से संबंध रखने वाला कानून है। अर्थात प्रशासकीय कानून का जो व्यापक अर्थ है वो संपूर्ण लोक प्रशासन के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले कानूनों से है। अर्थात जो सार्वजनिक प्रशासन है वो पूरा का पूरा प्रशासकीय कानून के अंतर्गत आता है। किंतु यह इसकी व्यापक परिभाषा है और जिस विशिष्ट परिभाषा के रूप में यह जाना जाता है उसकी परिभाषा और अर्थ कुछ भिन्न है और वह उसकी संकुचित परिभाषा भी है। इसलिए प्रशासकीय कानून को समझने के लिए उसकी संकुचित परिभाषा को जानना और समझना आवश्यक है। अपनी संकुचित परिभाषा में प्रशासकीय कानून का अर्थ यह है कि फ्रांस के जो प्रशासनिक अधिकारी अथवा लोक सेवक जो हैं वो अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में जब अपने को प्रयुक्त अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अर्थात किसी कानून को लागू करते समय जो उन्हें अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का जब वो प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के और लागू करने की उस प्रक्रिया में उन्हें कुछ अपना स्वविवेक भी लगाना होता है। अर्थात लोक प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनेक प्रकार के विकल्पों का चुनाव करते हैं। कानून को किस प्रकार से लागू किया जाए, किस प्रकार से कानून लागू करने से जनता का अधिक भला हो सकता है, या कानून को कैसे लागू करने से यह जो है वो मितव्ययिता लाने वाला हो सकता है, कानून को किस प्रकार लागू करने से इसके भीतर जो है वो संवैधानिकता की रक्षा हो सकती है, संविधान के ज़्यादा अनुकूल किस प्रकार लागू करना है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जब किसी भी कानून को प्रशासनिक अधिकारी डील करता है या उसके बारे में जब विचार करता है तो उसको लागू करने के लिए उसके सामने अनेक विकल्प होते हैं। इन विकल्पों में से उस अधिकारी को एक विकल्प का चयन करना होता है अपने स्वविवेक से। उसके स्वविवेक की मात्रा कितनी हो और उसका स्वविवेक किस हद तक लागू किया जाए कि वह स्वेच्छाचारिता में परिणत नहीं हो जाए। इस प्रकार से प्रशासन के अंतर्गत कानूनों को पर विचार करने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में जिस स्वविवेक का प्रयोग एक सरकारी अधिकारी को करना होता है, उसकी सीमाएं क्या हैं, वो किस हद तक उसका प्रयोग कर सकता है, यह दर्शाने वाला ही प्रशासकीय कानून होता है। अर्थात प्रशासकीय कानून के अंतर्गत लोक सेवक को यह ज्ञात होता है कि उसके उत्तरदायित्व क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं और वह अपने उन अधिकारों का प्रयोग
किस प्रकार से किस सीमा तक अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए कर सकता है। इस परिभाषा को यदि हम देखें तो हमें यह समझ में आता है कि प्रशासकीय कानून का यह जो आयाम है वो प्रशासकीय अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने वाला है और जनता के हित के अनुरूप है। किंतु ऐसा सदैव नहीं था। फ्रांस की इस प्रशासकीय कानून की आलोचना इतिहास में इस दृष्टिकोण से भी हुई है कि यह सामान्य नागरिकों और प्रशासकीय अधिकारियों में भेद करता है। प्रशासकीय अधिकारियों के लिए विशेष प्रकार के कानून और विशेष प्रकार के न्यायालय बनाकर के प्रशासकीय अधिकारियों को वरीयता प्रदान करता है और जन सामान्य को हेय दृष्टि से देखता है। इस प्रकार प्रशासकीय कानून एक बहुत ही विवादास्पद संकल्पना है जिसे दोनों प्रकार से समझा जाता रहा है। किंतु वस्तुतः प्रशासकीय कानून जो है वो प्रशासकीय अधिकारियों के कानूनों को निर्धारण करते समय उनके द्वारा जो विभिन्न विकल्प हैं उनका चयन करने में स्वविवेक की मात्रा को निर्धारित करने से संबंधित है। इसको परिभाषित करते हुए इंग्लैंड के एक विद्वान हुए हैं जेनिंग्स ने ये कहा है कि प्रशासकीय कानून का जो संबंध है वो शासन से संबंधित नियमों से है और इसके प्रशासकीय कानून जो है इसके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार से संविधान के एक और विशेषज्ञ हैं C.F. स्ट्रॉन्ग का ये कहना है कि प्रशासकीय कानून उन नियमों का संग्रह है जो नागरिकों के प्रति प्रशासकीय अधिकारियों के संबंधों का विनियमन करते हैं तथा अधिकारियों के दायित्वों और उनके अधिकारों को किस प्रकार से नियोजित किया जाए इसका भी नियमन करते हैं। अर्थात प्रशासकीय कानून इस बात का निर्धारण करता है कि अधिकारियों के नागरिकों के साथ संबंध कैसे होंगे और साथ ही यह भी निर्धारित करता है कि वे जो अधिकारी हैं वे अपने दायित्वों का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। प्रशासकीय कानून को और अधिक अच्छी तरह से भली प्रकार से समझने के लिए हम इसकी तुलना इंग्लैंड के विधि के शासन से यदि करें तो हम इसे अधिक भली प्रकार से समझ सकते हैं। इंग्लैंड में विधि के शासन की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्याख्या है या उसकी जो परिभाषा है वो डाइसी के द्वारा की गई है। डाइसी ने इंग्लैंड के विधि के शासन के 3 प्रमुख अर्थ बताए हैं। उनके अनुसार विधि के शासन का पहला अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कोई सामान्य नागरिक है अथवा कोई बड़े से बड़ा अधिकारी अथवा मंत्री अथवा प्रधानमंत्री, वो वे कोई भी हो सकता है, तो किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक सामान्य न्यायालयों में सामान्य कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसके दंड का निर्धारण नहीं कर दिया जाएगा। कानून के शासन की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि कानून की नज़र में सब समान हैं, चाहे वह कोई अधिकारी हो, चाहे वह कोई मंत्री हो और चाहे वह कोई नागरिक हो। कानून किसी के भी प्रति भेद नहीं करता और कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। और तीसरा इसका जो अर्थ है वो ये है कि क्योंकि कानून की नज़र में सब लोग समान हैं, इसलिए जो कानून है वो सभी के लिए एक समान है। अर्थात जो भी कानून बनता है वो कानून सबके लिए समान है, कानून भी समान है और कानून की नज़र में व्यक्ति भी समान है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड सरकारी कर्मचारियों के, सामान्य नागरिकों के और प्रशासन के बड़े से बड़े अधिकारी के बीच भी उनके दायित्वों के निर्वहन के अंतर्गत भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। इसलिए इंग्लैंड कानून के समक्ष समानता और कानून की समान व्यवस्था की बात विधि के शासन के अंतर्गत करता है। किंतु प्रशासकीय कानून जो है वो इस मायने में अलग है कि
प्रशासकीय कानून के अंतर्गत सामान्य नागरिक और प्रशासकीय अधिकारी, इन दोनों के बीच भेद किया जाता है। दूसरी बात, प्रशासकीय अधिकारी और सामान्य नागरिकों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद है तो वह सामान्य न्यायालय में नहीं जाएगा, वरन वह प्रशासनिक न्यायालय में ले जाया जाएगा। अर्थात दंड की जो प्रक्रिया है, दंड संबंधी कानून हैं, वो भी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भिन्न प्रकार के हैं और सामान्य न्यायालयों के नागरिकों के लिए भिन्न प्रकार के। और तीसरी बात ये है कि कानून की नज़र में सब लोग समान नहीं हैं। प्रशासकीय अधिकारी अपने विशिष्ट दायित्वों और कर्तव्यों के कारण कानून की नज़र में कुछ भिन्न हैं। इस प्रकार से फ्रांस का जो प्रशासकीय कानून है वो इंग्लैंड के विधि के शासन के विपरीत भेद उत्पन्न करता है और उस भेद के कारण ही भिन्न प्रकार की न्याय व्यवस्था लागू करता है और भिन्न प्रकार के कानूनों का भी निर्माण करता है। अब यदि हम बात करें कि फ्रांस में ये जो प्रशासकीय कानून या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की व्यवस्था आई कहाँ से, इसका मूलभूत स्रोत क्या है। अब यदि इसके स्रोत की चर्चा करें तो इसका जो प्रमुख जो स्रोत है वो रोम के हम विधि के रोमन लॉ में देख सकते हैं। रोम का जो वैधानिक दर्शन है उसके अंतर्गत ये माना जाता था कि समाज में व्यक्ति का स्थान गौण है और राज्य ही सर्व प्रमुख है। व्यक्ति साधन है और राज्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का साध्य है। साध्य और साधन का यह जो भेद है व्यक्ति और राज्य के बीच में, इसलिए जो राज्य के अधिकारी हैं वो भी सामान्य व्यक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्य कर्मचारियों को जनसाधारण से पृथक रखा जाना चाहिए। यह जो रोमन लॉ था जो कि प्राचीन रोम में प्रचलित था, मूल स्रोत प्रशासकीय कानून का यही रोमन लॉ के अंतर्गत अवधारणा है कि राज्य के कर्मचारियों को श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए जनसाधारण की अपेक्षा। प्रशासकीय कानून का जो दूसरा स्रोत है वो है मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक था और 18वीं शताब्दी में उसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की बात करते हुए ये कहा था कि सरकार के जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के 3 अंगों को पृथक पृथक रखा जाना चाहिए, एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फ्रांस के जो क्रांतिकारी नेता थे उन पर मॉन्टेस्क्यू के इस सिद्धांत का बहुत गहरा प्रभाव था और इसीलिए उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने प्रशासन पर न्यायपालिका का अवांछनीय हस्तक्षेप न पड़े, इसलिए न्यायपालिका को बिल्कुल पृथक कर दिया प्रशासन से और प्रशासन संबंधी मामलों या विवादों को निपटाने के लिए अलग से प्रशासकीय न्यायालयों का निर्माण कर दिया गया और प्रशासकीय कानूनों की व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को कड़ाई से लागू करने का जो परिणाम हुआ वो प्रशासकीय कानून के उदय में और उसके उद्भव में देखा जा सकता है। यदि हम इसके इतिहास की बात करें, इसके प्रशासकीय कानून का जो इतिहास है उसकी व्याख्या करते हुए हम ये देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में जो राजा का प्रशासन था उसमें और जो न्यायालय थे उनमें अनेक मामलों में विवाद चलते थे और इन विवादों के चलते प्रशासन के द्वारा न्यायालयों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। यह न्यायालयों के प्रति जो संदेह है ये क्रांति के समय भी विद्यमान रहा और क्रांतिकालीन नेताओं का भी यह विचार बन गया कि प्रशासन पर अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त रखने के लिए न्यायपालिका को प्रशासन से बिल्कुल पृथक रखा जाना चाहिए। इस तरह से यह जो एक ऐतिहासिक अनुभव था और साथ ही
मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो था उसका भी प्रभाव था, जिसके कारण कि फ्रांस में प्रशासकीय कानून की यह जो अवधारणा है इसको स्वीकृति मिली क्रांति के पश्चात भी। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि विधि के संहिताकरण का एक प्रमुख आधार स्तंभ माना जाता है फ्रांस में, नेपोलियन बोनापार्ट ने भी प्रशासकीय कानून की इस व्यवस्था को कायम रखा, इसको जारी रखा। 1872 में वहाँ पर यह देखने के लिए कि कोई वाद प्रशासकीय न्यायालय में जाना चाहिए अथवा सामान्य न्यायालय में जाना चाहिए, यह जो दुविधा है उस दुविधा को दूर करने के लिए एक अलग वहाँ पे न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका नाम था एक स्वतंत्र विवाद न्यायालय, जो यह निर्णय करता था कि अमुक वाद सामान्य न्यायपालिका में जाना चाहिए अथवा प्रशासकीय न्यायालय में जाना चाहिए। यह जो स्वतंत्र विवाद न्यायालय था इसको पंचम गणतंत्र के संविधान में भी एक अलग रूप में लागू रखा गया और इसे आज हम जो प्रशासकीय न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय है राज्य परिषद, उस रूप में उसको देख सकते हैं। जब हमने फ्रांस की न्यायपालिका का जब संगठन पढ़ा था उसमें राज्य परिषद पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, उसको देख करके उसको समझा जा सकता है। प्रशासकीय कानून का अधिकार क्षेत्र क्या है? अब प्रश्न यह उठता है कि यह जो प्रशासकीय कानून है इसके अंतर्गत अधिकारियों के अधिकार और दायित्व क्या हैं? तो प्रशासकीय कानून जो है वो इस बात का निर्धारण करता है कि अधिकारियों की जो सेवा है उसकी प्रकृति क्या है, उनके वेतन, भत्ते, पद, मुक्तियाँ, नियुक्तियाँ, उनके अनुशासन के तरीके, अर्थात प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर के और उनके जो उनका रिटायरमेंट है, उनकी जो सेवा मुक्ति है, नियुक्ति से सेवा मुक्ति तक के बीच के जो भी कार्य हैं, जो भी कर्तव्य हैं, जो भी उनकी अधिकार हैं, उन सब को प्रशासकीय कानून के द्वारा ही निश्चित और पारिभाषिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। और यह इतना सुनिश्चित कर दिया गया है कि इसके अंतर्गत अब यह प्रत्येक नागरिक के द्वारा भी यह समझा जा सकता है कि उसके अधिकारों का हनन यदि प्रशासकीय अधिकारी के द्वारा किया गया है तो क्या यह प्रशासकीय अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया अथवा यह उसने अपने स्वेच्छाचारिता का प्रयोग करते हुए किया। इस प्रकार से सामान्य नागरिकों के साथ प्रशासकीय अधिकारियों के दायित्व या उनके कर्तव्यों का स्वरूप क्या होना चाहिए, प्रशासकीय कानून इस बात का निर्धारण करता है। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि प्रारंभ में जब प्रशासकीय कानून का जब क्रांति के पश्चात जब इसका उद्भव हुआ था तब प्रशासकीय कानून का जो चरित्र था वो बहुत ही अधिक संदेह की सीमाओं में था। अर्थात सामान्य नागरिकों को एक इस बात का संदेह था कि प्रशासकीय कानून सामान्य नागरिकों के ऊपर अपने ही अधिकारियों को वरीयता प्रदान करेगा। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वहाँ के नागरिकों की यह जो शिकायत है, यह शिकायत दूर हुई। प्रशासकीय कानून जिस प्रकार से लागू किया गया, समझा तो यह जाता था कि प्रशासकीय कानून अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता को बढ़ाने वाला साबित होगा, किंतु व्यवहार में प्रशासकीय कानून के अंतर्गत अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा है, क्योंकि अब उनके अधिकार और उनके दायित्व प्रशासकीय कानून के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित हैं। अब फ्रांस में लोकतंत्र का जो वास्तविक विकास है ये कहा जा सकता है कि प्रशासकीय कानून की उपस्थिति के कारण ही संभव हो पाया है। इस प्रकार से यदि हम प्रशासकीय कानून की संपूर्ण व्यवस्था का मूल्यांकन करें तो हम ये देखेंगे
कि इसके प्रारंभिक स्वरूप की आलोचना की गई थी डाइसी और लॉर्ड हेवर्ट जैसे इंग्लैंड के विधिवेत्ताओं के द्वारा, और उन्होंने इसकी आलोचना ये कहकर के की कि यह प्रशासन की स्वेच्छाचारिता को बढ़ाने वाला साबित होगा। किंतु व्यवहार में जैसा कि हमने देखा है कि पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत और इसका जो कंटेम्प्रेरी जो रोल है वो ये है कि प्रशासकीय कानून से सामान्य नागरिक भी इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि उनके अधिकारों का हनन प्रशासकीय कानून के अंतर्गत नहीं होगा, वरन प्रशासकीय कानून के अंतर्गत उस अधिकारी को तुरंत सजा दी जाएगी जिसने नागरिक के किसी भी अधिकार का हनन किया है। भारत जैसे देश में हम देखते हैं कि जहाँ इतने अधिक मामले लंबित रहते हैं, वहाँ किसी प्रशासकीय अधिकारी और किसी सामान्य अधिकारी के बीच के जो वाद हैं उनका कोई निपटारा हो जाएगा, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से भारत जैसे देश में हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता का अधिक शिकार होते हैं। यहाँ भी यदि फ्रांस की तरह ही प्रशासकीय कानून की एक अलग श्रेणी बना दी जाए और अलग से प्रशासकीय कानून न्यायालयों की स्थापना कर दी जाए, तो यहाँ भी उस वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी जो कि फ्रांस में विद्यमान है। इस प्रकार से प्रशासकीय कानून फ्रांस के लोकतंत्र को मजबूत करने वाली, दृढ़ करने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता है। धन्यवाद।